हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने गवर्नमेंट बजट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने बनवा दिया आपको, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी। अब गवर्नमेंट बजट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर करने जा रहे हैं। 20 एमसीक्यू हैं, कॉपी पे नंबरिंग कर लो और देखो आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आते हैं। चैप्टर आपने पूरा पढ़ रखा है, पीवाईक्यू बना लिए, तो एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, टैक्स इज ए लीगल कंपल्सरी पेमेंट। क्या टैक्स कंपल्सरी पेमेंट है? यस, टैक्स जो है कंपल्सरी पेमेंट है अंडर एनी लॉ। स्टेटमेंट 2 क्या? डायरेक्ट टैक्सेस आर कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो यार, कोई भी टैक्सेस हो वो सरकार के लिए रेवेन्यू रिसीट है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, रिकवरी ऑफ लोन इज रेवेन्यू रिसीट, गलत लिखा है। रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग से तीनों कैपिटल रिसीट, ये गलत हो गया। असर्शन गलत हो गया, तो पक्की बात है ऑप्शन पर डी करेक्ट होगा। असर्शन ए फॉल्स है, तो आर ऑब्वियसली ट्रू होगा, बिकॉज इसके अलावा और किसी ऑप्शन में ए फॉल्स है ही नहीं। ए फॉल्स सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में ही है। रिकवरी ऑफ लोन लीड्स टू डिक्लाइन इन फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। लोन रिकवर कर लिया, आपने किसी को लोन दिया था, वो रिकवर कर लिया, तो आपके एसेट्स कम हो गए। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो असर्शन ए जो है वो फॉल्स है, आर ट्रू है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, अ टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स इम्पोज जनरली ऑन। यार, जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसा टैक्स जिसका आपके ऊपर लगाया आप ही को झेलना है, आप किसी से उसका बर्डन रिकवर नहीं करा सकते, उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम अर्नर्स पे, जो पैसे कमाते हैं ना, उन पे टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स। द कैबिनेट लेड बाय पीएम हैज डिसाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू 81.35 करोड़ पीपल अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर period of 5 years with effect from 1st of January 2024. Based on the first class foresaid statement, identify the budgetary objective. सरकार जो है वो गरीबों को अनाज मुफ्त में देती है, तो सरकार का ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गरीबों को छूट दो, गरीबों को अमीरों से टैक्स चार्ज करो, बड़ी बड़ी कंपनियों से टैक्स चार्ज करो, ऐसा भी नहीं है। यह है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीर गरीब के बीच का जो फासला है ना, उसको यहां पे कम करना है। तो गरीबों को एक तरीके से क्या करना है? सब्सिडीज देनी है ना? तो ये सब्सिडी गरीबों को दी जा रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी 4 का सी ऑप्शन करेक्ट है। एज पर द डेटा प्रेजेंटेड इन यूनियन बजट 23-24, द टोटल रिसीट्स अदर देन द बोरोइंग एंड द टोटल एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड इतना, है ना, एंड 45 लाख। तो ये हो गया टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, इतना हो गया टोटल रिसीट्स। ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, इतना हो गया। और द वैल्यू ऑफ डेफिसिट विल बी 17.8 लाख करोड़। द वैल्यू ऑफ डेफिसिट वुड बी 17 चूज द करेक्ट ऑप्शन तो फिल अप द ब्लैंक्स। तो ये कौन सा डेफिसिट हो गया? आप माइनस करो 45 में से, ये तो माइनस करोगे, कौन सा डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट होता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, वो फिजिकल डेफिसिट ही होता है, वही बोरोइंग्स होता है। तो ये फिजिकल डेफिसिट है, फिफ्थ का भी। Read the following statement. Foreign grant in aid receipts do not leads to claim any claim on the government. बताओ क्लास, जो फॉरेन ग्रांट है जो सरकार से मिल रहा है, इससे हमारी कोई लायबिलिटी नहीं मिलती, लायबिलिटी नहीं बनती सरकार की। ये रेवेन्यू रिसीट्स है, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, इससे सरकार की ना ही कोई एसेट्स कम होती है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। तो फ्री फंड की कमाई सरकार की है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनीज के शेयर को बेचना लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 7, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पब्लिक। मैंने आपको देखो एनसीईआरटी में कराया भी है, एनसीईआरटी के अंदर था ये पॉइंट, मैंने तुम्हें कराया। पब्लिक गुड्स जो है वो आमतौर पे सभी जनता के लिए होते हैं, आम जनता के लिए होते हैं। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर, गलत है। पब्लिक गुड्स जो होता है ना, वो नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवलरस है। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब क्या है? सबके लिए है, किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जैसे स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल मैंने दिया था, स्ट्रीट लाइट जलती है तो टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर, क्रिमिनल, सबके लिए वो चीज है। तो वो चीजें क्या है क्लास? नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और नॉन राइवलरस इन नेचर का मतलब क्या? एक इंसान अगर उसे यूज कर रहा है तो दूसरे के लिए उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी। मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ तो ट्रैफिक लाइट मेरे लिए भी उतनी गिर रही है, और जो मैं ट्रैफिक लाइट का यूज कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं दूसरे के लिए वो कम बचेगी, सबके लिए है वो।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, नहीं पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होता है, ये खाली एक्सक्लूडेबल लिखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड इज फॉल्स, यानी कि 7th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 8 क्या है क्लास, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, लोन फ्रॉम आईएमएफ इज अ रेवेन्यू। देखो लोन कैसे रेवेन्यू रिसीट हो सकता है, कैपिटल रिसीट है। हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरी लीड्स टू हायर फिस्कल, उल्टा लिखा है। हायर फिस्कल डेफिसिट अगर होगा तो हायर रेवेन्यू डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी ज्यादा, इसको डेट ट्रैप बोलते हैं। बोरोइंग में द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, बिल्कुल करेक्ट है। बोरोइंग ही फिस्कल डेफिसिट को बताता है, स्टेटमेंट ट्रू है। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल रेवेन्यू रिसीट नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, सी ही करेक्ट है। 9 द गवर्नमेंट बजट हैज रेवेन्यू डेफिसिट, दिस गेट फाइनेंस बाय। अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसको कैसे फाइनेंस किया जाएगा, जरा मुझे बताओ। अगर सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है तो उसकी भरपाई जो है वो कैसे की जाएगी। सबसे पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग्स। दूसरा है द गवर्नमेंट बजट इज रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट है तो सरकार को उधार लेना पड़ेगा, बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। टैक्स रेवेन्यू, आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते भाई, इंडिया गरीब देश है, आप टैक्स कितना बढ़ा सकते हो ना ही अपने खर्चे कम कर सकते हो। तो आपको मैंने पढ़ाया भी था इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट में कि रेवेन्यू डेफिसिट से उभरने के लिए सरकार को बोरोइंग लेना पड़ता है और डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बोरोइंग से सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है और डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार की एसेट्स कम हो जाती है। तो 9th का क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है। 10 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अ फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट द बोरोइंग द गवर्नमेंट, करेक्ट है। फिस्कल डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स लिखा होता तो सही होता। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग, तो ये ठीक है, सी पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज इन द फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये नॉट ट्रू बोल रहा है ना, अरे which of the following statement is not true, ये तो सही है। ये जो पॉइंट है ना, which of the following statement not true, represent the borrowing, ये बिल्कुल सही है। it is the difference between total expenditure and total receipt, B not true है भैया, B जो है वो गलत स्टेटमेंट है। it is the difference between the total expenditure and total receipt other than borrowing, तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है और ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, लायबिलिटी बताता है। तो बी पॉइंट जो है ना वो बी वाला गलत है, आपको पूछ रहा है नॉट ट्रू, तो बी इज नॉट ट्रू। तो 10th का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 11 पे आओ, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट इज, बोरोइंग क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, तो 11 का बी हो गया। 12 का प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, कितना सिंपल है। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। 13 पे आ जाओ, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इनकम अर्नर्स, अभी तो बताया 13 वाले में। डायरेक्ट टैक्स क्यों डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि किससे कलेक्ट करते हैं, इनकम अर्नर से। डैश इज द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, ये रेवेन्यू रिसीट कौन सा है, फंड रेज बाय द गवर्नमेंट बाय इशूइंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो फंड आपने सरकार ने रेज किया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इशू करके, वो रेवेन्यू डेफिसिट है। 40% शेयर से तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, तो सी पॉइंट है 14 का सही आंसर सी, यानी कि सरकारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू रिसीट्स होता है और बाकी सारे के सारे पॉइंट जो है वो कैपिटल रिसीट्स है। ये बोरोइंग्स है, ये डिसइन्वेस्टमेंट्स है, ये भी डिसइन्वेस्टमेंट है। ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू। 14 का सी हो गया। 15 पे आते हैं। 15 आइडेंटिफाई जो द स्टेटमेंट इज ट्रू, फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंड, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्लान एक्सपेंडिचर एंड टोटल प्लान रिसीट नहीं, एक्सक्लूडिंग आपका बोरोइंग लिखा होना चाहिए, तो गलत स्टेटमेंट है। प्राइमरी डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान रिसीट एंड नहीं, टोटल प्लान रिसीट नहीं, फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस होता है प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अच्छा, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट को उधर भेज दो, तो प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट ऐड करोगे तो क्या आएगा, फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, तो स्टेटमेंट डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 16 पे आते हैं, इफ इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट इज 30, तो जो इंटरेस्ट है वो 30 है, विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, तो आपको फिस्कल डेफिसिट पूछे, तो इंटरेस्ट 30 है और वो 30 प्राइमरी डेफिसिट का 25% है, तो 1/4 कर दो, ये हो गया 120, तो प्राइमरी डेफिसिट 120 हो गया।
तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस, ये सब रफ में करोगे आप, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा 120, फिजिकल नहीं पता, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 30, 120 प्लस 30 150 आ गया आपका फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट विल बी 150 करोड़। आप आंसर ऐसे लिखोगे, आंसर नंबर 16 का बी 150 करोड़, ठीक है, ऐसे आप आंसर लिख के आओगे। 17, According to Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, during the period of May to November 2021, more than 81.35 crore people provide 5 kg of rice per person along with 1 kg free wheat chana, whole chana to each family. यार अभी तो हमने पढ़ा था ऐसे ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन था, और पर मंथ टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पुअर सेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, विच ऑब्जेक्टिव डज द गवर्नमेंट एम टू सेटिस्फाई। तो सरकार का जो ऑब्जेक्टिव बताया था ना क्लास मैंने आपको मीरा, तो वो मेरे में क्लास कौन सा आता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीएलोकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। सरकार गरीब अमीर के बीच का फासला कम करना चाहती है, तो गरीबों को सरकार क्या करती है, मुफ्त में राशन बांट रही है। फिजिकल डेफिसिट कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, फिजिकल डेफिसिट। तो अगर ये पहला और सी सही है तो इसका आंसर डी हो गया 18 का, ऑल ऑफ दीज। अब मैं बी सही है वो प्रूफ करता हूं। रेवेन्यू डेफिसिट को क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इसको क्या बोलते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, यानी रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, बिकॉज बोरोइंग तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, और इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला किसका होता है बताओ, बताया था ना आपको, सुबह ही बताया था, रिवीजन कराया था। तो ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, फिजिकल डेफिसिट का, यानी कि ये ऑल द स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। The government can achieve its budget objective through redistribution of income. तो redistribution of income and wealth, वही जो पॉइंट पढ़ा, managing general price level in the economy through desired level नहीं, increase in GDP of the economy नहीं, bring production of goods and service under direct and absolute control नहीं, rationalization of taxes in pro poor direction। तो देखो यार, टैक्सेस का रैशनलाइजेशन करना, गरीबों को सब्सिडी देना, अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूल के, इसी को बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। उनको राशन बांटना, उनको सस्ती चीजें मुहैया कराना, सब्सिडीज देना उनको। तो 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 20, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड वैक्सीनेट टू एडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। कोविड की वैक्सीनेशन दिया जा रहा है फ्री में, ये कौन सा खर्चा है सरकार का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नेचर इनकम, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल। यार देखो सरकार जो मतलब कि उज्ज्वला योजना स्कीम है उसके तहत गैस सिलेंडर पहुंचा रही है, कोविड के वैक्सीनेशन लगवा रही, सब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई एसेट तो नहीं बना रही सरकार। तो ये क्या है, सरकार का रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही, सरकार के फ्री फंड के खर्चे है ये। तो इसका 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब मुझे बता दो आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आए। अब बजट हमने खत्म कर लिया है, इसके पीवाईक्यू भी हमने बना लिए थे, इसका रिवीजन भी अच्छे से कर लिया। आज शाम को 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी का कंप्लीट रिवीजन आएगा, अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना। फिर शाम को 7 बजे मैं कराऊंगा उसके पीवाईक्यू, और रात को 9 बजे मैं कराऊंगा उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। वो देख लेना, मैं आप उसमें 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि वहां से एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, बीओपी से ना एमसीक्यू काफी आते हैं, तो हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी यहाँ तक अच्छे से याद करके आना, कोई डाउट हो कमेंट से पूछना, मुझे बताना स्कोर कितना आया, कितनी प्रिपरेशन हुई, क्या डाउट है। देखो अभी मुझे छुट्टियां और हैं तो बाद में कर लेंगे, अभी से उसे खत्म करके चलना है, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।